तो गाइस ये वीडियो आपकी हाई डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे IMRE के टॉप 50 MCQ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले कुछ खास बातें हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। वो लगभग 15 अगस्त के बाद ही आपके मेन एग्ज़ाम होने वाले हैं और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट करने पर बात चल रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इस वीडियो पर जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन का सीक्वेंस देख रहे हैं अलग अलग है, ठीक इसी प्रकार से आपका बोर्ड में भी सीक्वेंस अलग अलग होगा। जैसे कि आप एक ही रूम पर 4 फ्रेंड्स एक साथ बैठे हुए हैं और आप लोग कहेंगे पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, चौथे का पहला, तो ऐसे करके नकल हो सकती है। जैसा कि आपने पहले एक बार और यूराइस पर ऐसा ही हुआ था, तो वहाँ पर सबका क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग था लेकिन क्वेश्चन एक ही थे, वहाँ पर नंबरिंग चेंज कर दी गई। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि BTUP पर जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उनकी लगभग संख्या 2 लाख है। तो मे भी चांसेस तो हैं होने के। अगर नहीं होते आपका सीक्वेंस भी सेम रहता है और क्वेश्चन भी सेम रहता है तो काफ़ी सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के इस IMRE के क्वेश्चन की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्थापना की सबसे सरलतम विधि। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन हैं, इसके अलावा एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी बात कर लेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन, स्थापना की सबसे सरलतम अच्छी विधि। तो गाइस यहाँ पर स्थापना का मतलब है कि जो हम लोग केबल होती है, केबल की स्थापना करते हैं, उसको डालते हैं, तो उसकी कितनी विधि होती है। और तो यहाँ पर जितनी भी विधि है सब केबल की विधि है, लेकिन सबसे सरलतम विधि कौन सी, सबसे इजी विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष स्थापना विधि, अनुकर्षण विधि, ठोस द्रोणिकाकरण विधि या फिर इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सबसे सरल विधि है केबल बिछाने की। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है प्रत्यक्ष स्थापना विधि, ये ऑप्शन एकदम सही है। हम लोग को इसमें कोई भी मेहनत वाली काम नहीं रहता है। और इसमें एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष स्थापना विधि में यदि पूछा जाए कि हम लोग जो बालू की जो उसमें बालू हम लोग भरते हैं तो वो कितने सेंटीमीटर तक भरते हैं, तो तीनों मेथड के लिए वो 15 सेंटीमीटर एक हाइट निश्चित है, फिक्स है। और ये जो थर्ड नंबर पर आप देख रहे हैं ठोस द्रोणिकाकरण विधि, इस विधि पर हम लोग ऊपर से बिटुमिनस का लिक्विड भर देते हैं। तो आपके यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम अर्थिंग करते हैं तो उस पर जो रेजिस्टेंस होता है अर्थ का, तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? ग्राउंड की स्थिति, ग्राउंड का टेम्परेचर, ग्राउंड की नमी या फिर इनमें से सभी। सही आंसर आपको बताना है। इनमें से जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दे, ताकि यहाँ पर आपकी नॉलेज चेक कर लिया जाए कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर। तो आपको यहाँ 2-3 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपने मन में रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है सही आंसर। तो अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक हैं सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को सदैव ओपन रखा जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। आपका भी नॉलेज यहाँ पर चेक किया जाएगा आप कितने लेवल पर हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओवरहेड लाइन के सारे चालकों की टूटने की सामर्थ्य शक्ति निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है 317.5 kg, 319.5 kg, 300.2 kg या फिर 320.5 kg। तो जब हम लोग के जो चालक होते हैं उनके टूटने की जो सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य शक्ति होती है, वो इनमें से किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट है, 317.5 kg। नेक्स्ट देख लेते हैं, उपकरण का नाम बताइए। तो गाइस इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है। ये कौन सा उपकरण है, आप थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर,
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी, दोनों में से कोई नहीं। तो गाइस सर्किट ब्रेकर और पीटी दोनों में से कोई एक ही डिवाइस है। यहाँ पर आपको इसको देखना है और कमेंट में बताना है कौन सी डिवाइस है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूज के अभिलक्षण। इसका गलनांक कम होना चाहिए, इसकी चालकता अधिक होनी चाहिए, इसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, इनमें से सभी। फ्यूज के कौन कौन से अभिलक्षण हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। एक अच्छे फ्यूज के यही अभिलक्षण होते हैं, इसकी गलनांक कम हो, इसकी चालकता अच्छी हो और वो ऑक्सीकरण से मुक्त हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं जंपर वायर का प्रयोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में, या फिर सब स्टेशन पर। तो सब जंपर वायर का हम लोग प्रयोग करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जंपर वायर एक चालक तार है जो कि चालक और अचालक दोनों मटेरियल से बनाया जाता है। यह करंट को जंप कराने के लिए प्रयोग करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दोनों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे क्या कहते हैं? सड़क के ऊपर से ले जाना चाहिए या फिर ज़मीन के भीतर से मिट्टी में दबा कर ले जाना चाहिए, कंपनों का अवशोषण करने के लिए लकड़ी के बुरादे से ढक देना चाहिए, या फिर पाइप या कंड्यूट में बिछा कर ले जाना चाहिए। तो केबल जब सड़क क्रॉस करती है तो उसे किस प्रकार से ले जाना चाहिए? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर हम ये आपको बता देते हैं कि जो सही आंसर है वो है डी। जब हम लोगों को केबल क्रॉस कराना है, यहाँ पर ओवरहेड लाइन की बात नहीं कही गई है, ना ही वायर की बात कही गई, यहाँ पर साफ साफ केबल की बात कही गई है। तो केबल को हम लोग पाइप या फिर कंड्यूट के द्वारा ज़मीन के नीचे से ले जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो गाइस कैसी लग रही है ये वीडियो, उसे हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनके भी रिवीजन एंड प्रिपरेशन होती रहे। तो यहाँ पर कुछ हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो जैसे कि हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। 33 kV प्रति mm, 66 kV प्रति mm, या फिर 33 kV प्रति सेंटीमीटर, या kV पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही आंसर है ए, फर्स्ट आंसर जो है करेक्ट है। 33 kV पर mm होती है हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है 100 ओम, 500 ओम, 10,000 ओम, या फिर ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस। तो सही आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1000 ओम। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर डी में आपको टिक करना है, नन ऑफ दिस में। तो गाइस यदि आप एक शुष्क अवस्था पर हैं, पूरे सूखे आपकी बॉडी है, तो उस समय आपका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, और जब आप नहा धुल कर आए हों, आप गीले हों, तो उस समय आपका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन लाजमी बनते भी हैं। तो जब आप गीले होंगे तो उस वक्त आपका बॉडी का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम, और जब आप पूरी तरह से शुष्क अवस्था पर खड़े होंगे तो वो उस टाइम आपका रेजिस्टेंस होगा 1,00,000 ओम, और नॉर्मल कंडीशन पर आपका रेजिस्टेंस होगा 1000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अर्थ वायर नहीं बनाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर कि अर्थ वायर हम लोग किस मटेरियल का नहीं बनाते हैं, जीआई का, स्टील का, कॉपर का, या फिर एल्यूमिनियम का। अर्थ वायर हम लोग कई मटेरियल का बनाते हैं, लेकिन किस मटेरियल का नहीं बनाते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट देख लेते हैं बड़े उत्पादन केंद्र जहां पर अनेक यूनिटों का संस्थापन किया जाता है, बस बार प्रयोग की जाती हैं। कैसी बस बार प्रयोग करते हैं? डबल बस बार विधि, या फिर सिंगल बस बार विधि, या ए व बी बोथ दोनों, या फिर ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस भी हो सकता है, ऑल ऑफ करेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिट मिलती है, वहाँ पर हम लोग कैसे बस बार प्रयोग करते हैं, डबल या फिर सिंगल या फिर दोनों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, हम लोग दोनों तरह के बस बार प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, इसका आपको बताना है कि ये कौन सा डायग्राम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ BIS सिंबल? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिंबल के अनुसार ये किस डिवाइस का सिंबल है? लैंप का, टू वे स्विच का, या फिर इंटरमीडिएट स्विच का, या फिर मल्टी पोजीशन स्विच का? ऑप्शन ए सही है, बी या फिर सी या डी? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का सिंबल है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, इंटरमीडिएट स्विच। नेक्स्ट देख लेते हैं, 66 kV व उससे उच्च वोल्टेज के लिए टावर के बीच की दूरी। यहाँ पर पूछा गया कि एक 66 kV की लाइन है या फिर उससे ऊपर जितनी भी लाइन होती हैं तो उन दोनों टावरों के बीच के स्पैन कितने रखते हैं? ऑप्शन है 200 मीटर, 300 मीटर, 250 मीटर या फिर 350 मीटर। तो यदि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी, सबसे पहली वीडियो में हमने जितनी भी स्पैन लेंथ रखते हैं क्रॉस आर्म की, कितना ज़मीन के नीचे गाड़ते हैं, उसमें सब कुछ हमने डीपली बताया था आप सभी लोगों को। तो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, और देख लिया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 200 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गर्मियों में अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू को कैसे मेंटेन रखा जाता है? नए इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके, यूज़ न्यू कोल एंड सॉल्ट लेयर, यानी कि कोयला और नमक के लेयर का प्रयोग करके, या फिर न्यू अर्थ वायर का प्रयोग करके, या फिर वाटर एंड मेंटेन वेट कंडीशन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको बताना है कि गर्मियों में हम लोग कैसे मेंटेन रखते हैं अर्थ रेजिस्टेंस को। तो गाइज यहाँ पर सही आंसर है बी, यूज़ न्यू कोल एंड सॉल्ट लेयर, यानी नमक और कोयले की लेयर का हम लोग प्रयोग करके एक अच्छा रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक निश्चित टाइमिंग होती है। और एक क्वेश्चन आपके लिए और है जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि अर्थिंग करते समय हम लोग किस प्रकार का नमक यूज़ करते हैं? काला नमक, सफ़ेद नमक या फिर सेंधा नमक? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और कारण ज़रूर बताइएगा कि किस कारण से इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सब स्टेशन में लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, हाई वोल्टेज साइड या फिर लो वोल्टेज साइड? तो सब स्टेशन पर हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन उसे किस साइड लगाते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर है सही आंसर फर्स्ट, प्राइमरी साइड हम लोग लगाते हैं, यानी कि कोई भी फॉल्ट आए, लाइटनिंग डिस्चार्ज गिरे हमारे वायर पर, तो प्राइमरी साइड ही लगाते हैं ताकि हमारा सब स्टेशन पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना है। चूज राइट आंसर। विच इज़ द नेम ऑफ इंसुलेटर? ये किस प्रकार का इंसुलेटर है, इसका नाम आप सभी लोगों को बताना है। इस आपको ये डिवाइस दिख रही होगी, इसका नाम बताना है। सस्पेंशन इंसुलेटर है, स्टे इंसुलेटर है, सेकल इंसुलेटर या फिर पोस्ट इंसुलेटर? किस प्रकार का ये इंसुलेटर है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी जल्दी आप के लिए हम लोग टाइमिंग भी एक दे देते हैं कि आप लोग 3 से 5 सेकंड के अंदर फटाफट बता दीजिए जितने लोगों को पता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, साइकिल इंसुलेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैक इंटायर प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है। हम लोग वायर को जोड़ने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए, जैसे कि टूट जाते हैं तो उन पर हम लोग ज्वाइंट प्रयोग करते हैं। तो मैक इंटायर भी एक ज्वाइंट का एक टाइप है, जैसे कि ब्रिटानिया ज्वाइंट्स हो गए और कोल टाइप हो गया, कॉन टाइप, ऐसे ही मैक इंटायर भी जोड़ है। तो किस कंडक्टर में यूज़ करते हैं? कॉपर में, एल्युमिनियम में या फिर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर भी आप लोगों को जल्दी जल्दी बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, कॉपर एंड एल्युमिनियम दोनों प्रकार के कंडक्टर टूटने पर हम लोग मैक इंटायर ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाई वोल्टेज लाइन जो कि सड़क पार कर रही है, भूमि से ऊंचाई होनी चाहिए।
6.060 मीटर, 5 मीटर, 5.04 मीटर या फिर 7 मीटर या फिर अदर्स। जो सही आंसर आप लोगों को बताना है कि एक हाई टेंशन लाइन है जो कि सड़क पार कर रही है क्रॉसिंग के टाइम, तो उसकी भूमि से उस वायर की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है 11 kV की लाइन में या फिर गार्ड वायर में या स्टे वायर में या फिर ट्रांसफार्मर की बुशिंग पे। तो यहाँ पर सही आंसर है बी, गार्ड वायर पर हम लोग यूज़ करते हैं स्प्लिट इंसुलेटर। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है, वार्ले लूप टेस्ट किया जाता है केबल पर, ट्रांसफार्मर पर, DC मशीन पर या AC मोटर पर। तो वार्ले लूप टेस्ट और एक है मुर्रे लूप टेस्ट। इन लूप टेस्ट का हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं, केबल में, ट्रांसफार्मर, DC मशीन या AC मोटर। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, केबल पे। इन दोनों का हम लोग केबल को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर एक है। सर्किट ब्रेकर क्या है, करंट प्रोटेक्टिव डिवाइस है, वोल्टेज प्रोटेक्टिव डिवाइस है या फिर उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सर्किट ब्रेकर जो एक है वो एक होती है करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस, करंट को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइसोलेटर एक स्विच है, किस प्रकार का स्विच है, ऑफ लोड है, ऑन लोड है, उपरोक्त में से दोनों या फिर ओवरलोड स्विच है। तो इसका भी सही आंसर है फर्स्ट, ऑफ लोड स्विच। ये एक ऑफ लोड स्विच है, इसको बंद करने के बाद ही हम अपना सारा कार्य करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तड़ित चालक का नाम बताइए। ये आप लोगों को एक लाइटनिंग अरेस्टर दिख रहा है, इस लाइटनिंग अरेस्टर का नाम आप सभी को बताना है। स्फीयर टाइप, हॉर्न टाइप, एक्सपल्सन टाइप, थायराइड टाइप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार का लाइटनिंग अरेस्टर है, तो ये एक्सपल्सन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है या इनमें से कोई नहीं है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टी ऑफ के प्रकार नहीं हैं। आप सभी लोगों को टी ऑफ बता देते हैं कि टी ऑफ क्या होता है। टी ऑफ एक तरह से अलग से हम लोगों को सप्लाई लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर प्रयोग करते हैं, ना कि ट्रांसमिशन लाइन पर। जैसे कि हम लोग घर के बाहर जो वायर जाता है उस पर कटिया फास लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जॉइंट भी है टी ऑफ टाइप के। इनका नाम है, ये पोल के अनुसार होते हैं। जैसे पोल हमारे रहते हैं सिंगल टाइप होता है, एच टाइप, टी टाइप, ए टाइप, ऐसे ही हमारे टी ऑफ पॉइंट भी होते हैं। तो यहाँ पर ये इनमें से टी ऑफ पॉइंट का प्रकार नहीं है। सिंगल पोल टी ऑफ, ए पोल टी ऑफ, एच पोल टी ऑफ या फिर डबल पोल टी ऑफ। तो यहाँ पर सही आंसर है डी, डबल पोल टी ऑफ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को सदैव ओपन रखा जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को कैसे रखते हैं, ओपन या फिर शॉर्ट, कुछ भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूमिगत प्रकार के केबल में, अंडरग्राउंड टाइप केबल में आर्मरिंग लगाने का उद्देश्य। आर्मरिंग जो होता है वो किस वजह से हम लोग लगाते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल जो होती है उस पर हम लोग कई सारी लेयर चढ़ाते हैं, तो सबका अलग अलग मकसद होता है, अलग अलग एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर किस वजह से लगाते हैं, नमी से सुरक्षा, दीमक से सुरक्षा, यांत्रिक आघात से सुरक्षा या फिर केबल के फटने से सुरक्षा। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, यांत्रिक आघात से बचाने के लिए हम लोग आर्मरिंग प्रयोग करते हैं केबल पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज राइट आंसर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड। ये जहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है, यहाँ पर 3 एरो दिख रहे होंगे, तो ये 3 ठो डिवाइस लगी हैं, ये क्या हैं, सॉफ्ट है, ब्रश है या फिर बियरिंग है या स्लिप रिंग है। तो यदि आपने मोटर को, डीसी मशीन और एसी मशीन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, ये है स्लिप रिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं,
केबल के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? ज्वाइंट, लक्स, फेरूल या फिर सोल्डरिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर केबल पूछा गया है, अंडरग्राउंड केबल, ना कि वायर पूछा गया है। तो ज्वाइंट हम लोग प्रयोग करते हैं वायर पर और हम लोग लक्स प्रयोग करते हैं केबल पर। केबल को जोड़ने के लिए हम लोग लक्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बड़े तथा अधिक भार वाले टावर के लिए उपयोगी विधि है? बिल्डअप मेथड, सेक्शन मेथड, ग्राउंड असेंबली मेथड, नन ऑफ दिस। तो सबसे अच्छी टावर को खड़ा करने की विधि होती है बिल्ड अप मेथड, सबसे सस्ती होती है। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, सबका आंसर एक ही है, बिल्ड अप मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सपल्सन टाइप अरेस्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सॉरी, कितने केवी तक किया जाता है? 35 केवी की लाइन के लिए, 33 केवी से अधिक लाइन में, 11 केवी की लाइन में या फिर 32 केवी की लाइन में। तो 32 केवी की तो कोई लाइन ही नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है करेक्ट है। 33 केवी से अधिक के लिए हम लोग एक्सपल्सन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, केबल में इंसुलेशन प्रयोग किया जाता है? केबल में इंसुलेशन किस कारण हम लोग प्रयोग करते हैं? सामर्थ्य देने के लिए, हाई इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, बिजली के झटके को रोकने के लिए, बल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपको लग रहे होंगे लगभग सभी आंसर सेम है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर केबल को इंसुलेशन प्रदान करने के लिए ये यहाँ पर ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, ये करेक्ट है, हाई इंसुलेशन प्रदान करने के लिए। जब हाई इंसुलेशन होगा तो सभी चीज़ अच्छे से प्रोटेक्ट होगी और ना ही आपको बिजली के झटके महसूस होंगे, ना ही उस पर नमी और सामर्थ्य वगैरह सब उसी पर हो सकता है यदि उस पर हाई इंसुलेशन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जोड़ की दृढ़ता, यानी कि जो हम लोग ज्वाइंट प्रयोग करते हैं वायर में, तो उसकी दृढ़ता चालक की सामर्थ्य या दृढ़ता की होनी चाहिए 95%, 90%, 85% या फिर 98%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट 95%। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो गाइस इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है कि हम लोग 2 अर्थ इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं यदि आसपास, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सभी लोगों को दे रहे हैं, फटाफट आप लोग कमेंट बताइए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉपर प्लेट इलेक्ट्रोड का मिनिमम साइज होता है? आपको मैक्सिमम साइज बता देते हैं, ऑप्शन 4 देख सकते हैं, 60 × 60 सेंटीमीटर का मैक्सिमम साइज होता है इलेक्ट्रोड का, कॉपर प्लेट का। उसका मिनिमम साइज कितना होता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर करेक्ट है, 30 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पोल माउंटेड सबस्टेशन प्रयोग किए जाते हैं? कितने केवी तक प्रयोग किए जाते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन? 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी या फिर 15 केवी? तो 15 केवी की कोई भी लाइन ही नहीं होती है गाइस। तो यहाँ पर 11 केवी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंसुलेटर में प्रयुक्त पोर्सिलीन की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 66 केवी पर सेंटीमीटर या फिर 33 केवी पर सेंटीमीटर, 32 केवी पर सेंटीमीटर, 70 केवी पर सेंटीमीटर? तो इसका सही आंसर भी आप लोगों को फटाफट बताना है कि इंसुलेटर में जो हम लोग पोर्सिलीन प्रयोग करते हैं, पोर्सिलीन इंसुलेटर, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है? अभी ऊपर हमने आपको एयर की बताया था, वायु हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर आपको बताना है इंसुलेटर की। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट है, 66 केवी पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को लगाना चाहिए, करंट ट्रांसफार्मर को कैसे लगाना चाहिए? प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, हाई वोल्टेज साइड या फिर लो वोल्टेज साइड? तो इसका सही आंसर है डी, करंट ट्रांसफार्मर को लो वोल्टेज साइड लगाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस बार किस धातु के बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोहा का हम लोग नहीं बनाते हैं बस बार, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, करंट फ्लो होने पर काफ़ी समय लग जाता है। इस वजह से हम लोग लोहे का, आयरन का या फिर स्टील का नहीं प्रयोग करते हैं बस बार।
तो अब रह गए एल्युमिनियम और तांबा। तो फटाफट आंसर बताइए कौन है सही। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का हम लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन आपको देना है फर्स्ट एल्युमिनियम। और बाकी अगर हम बात करें तो हम लोग कॉपर मटेरियल के भी बसबार प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल और छोटे मोटे जो बोर्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बसबार, उन पर भी हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से केबल का भाग नहीं है, वेल्डिंग, आर्मरिंग, सर्विंग या फिर लेथिंग। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, जल्दी जल्दी हमें बताना होगा। निम्न में से केबल का भाग नहीं है लेथिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेगर द्वारा मापा जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस, वोल्टेज या फिर करंट। तो मेगर द्वारा हम लोग नापते हैं वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, 11 kV हाई टेंशन को भूमि में कितने गहराई पर स्थापित करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का भी आप लोगों को मौका देते हैं कि फटाफट कमेंट में आंसर बताएं, ताकि आप सभी का भी रिवीजन होता जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, छड़ से छड़ परीक्षण कहलाते हैं, रॉड टू रॉड परीक्षण कहलाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट, करंट ड्रॉप टेस्ट या फिर अर्थ टेस्ट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितनी न्यूनतम ऊंचाई पर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, 20 फीट लगभग होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारी खंभों को खड़ा करने की विधि, डेरिक पोल विधि, डेडमैन विधि, सेक्शन या फिर हेलीकॉप्टर। यहाँ पर सेक्शन और हेलीकॉप्टर विधि जो है वो टावर को खड़ा करने की विधि है, ना कि पोल को। तो पोल को खड़ा करने की केवल 2 ही विधि होती हैं, डेडमैन और डेरिक। तो यहाँ पर भारी खंभों को खड़ा करना है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, डेरिक पोल मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं, गार्ड वायर बनाया जाता है किस मटेरियल का बनाया जाता है, GI, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता। अभी ऊपर आपने देखा था कि गार्ड वायर किस मटेरियल का नहीं बनाया जाता, यहाँ पर आपको बताना है किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, GI, गैल्वेनाइज्ड आयरन। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेम्परेचर वृद्धि परीक्षण निम्न में से किस में नहीं किया जाता है, टेम्परेचर राइज या फिर टेम्परेचर इंक्रीज जो टेस्ट होते हैं वो निम्न में से किन में नहीं किए जाते हैं, रूटीन टेस्ट के अंतर्गत या फिर टाइप टेस्ट के अंतर्गत या स्क्वायरल केज के अंतर्गत या फिर स्लिप रिग इंडक्शन मोटर के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, HT हाई टेंशन लाइन के खंभों पर किस प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, पिन टाइप, सेकल टाइप, स्टे टाइप या फिर सस्पेंशन टाइप। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, सस्पेंशन टाइप। और लो टेंशन लाइन पर हम ये तीनों प्रयोग करते हैं, पिन, सेकल एंड स्टे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर गाइस एक डायग्राम था वो मिस हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, CT को लाइन के किस क्रम पर लगाते हैं, सीरीज पर, समांतर पर या फिर मिश्रित क्रम पर या इनमें से कोई नहीं। तो CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग किस सीरीज पर लगाते हैं, यानी कि किस क्रम पर लगाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सीरीज पर हम लोग लगाते हैं हाई करंट को मेजरमेंट करने के लिए। तो गाइस ये रही IMRE की टॉप 50 क्वेश्चन की वीडियो। तो हमें कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं, दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं